हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में विज्ञान के तीसरे प्रैक्टिस सेट को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, शुरू से अंत तक देखना है और लास्ट में हमें कमेंट करके बताना है कि 48 प्रश्नों में से आपने कितना सही किया। प्रैक्टिस सेट डेली सुबह 9 बजे चलता है, तो 9 बजे आप लोग लाइव आना बिल्कुल मत भूलिए। प्रैक्टिस सेट के बहुत सारे फायदे, जैसे आप पिछले कोई प्रश्न याद कर चुके हैं तो उसका ये क्या करता है, रिवीजन कराता है, साथ में आपको बताता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप प्लीज शुरू से लेके अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को आप लोग ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, आम मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो आम मीटर है, जिसे हम लोग ए मीटर भी बोलते हैं, उससे क्या मापते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे धारा, बी ऑप्शन है यहाँ पे आवेश, सी ऑप्शन है यहाँ पे विभव, डी ऑप्शन है यहाँ पे विद्युत शक्ति। तो आम मीटर से क्या मापा जाता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो आम मीटर से धारा को मापा जाता है। आम मीटर को हम लोग ए मीटर भी बोलते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ए मीटर होता है, ये भी पूछता है प्रश्न कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो ए मीटर चाहे आम मीटर एक ही बात है, इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और जो वोल्ट मीटर होता है उसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखिए, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह है। इसमें से बताना है कि वो कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। यानी विद्युत ऊर्जा लेगा, उसके बदले में हमें क्या देगा, यांत्रिक ऊर्जा देगा। ए ऑप्शन है जनरेटर, बी ऑप्शन है विद्युत मोटर, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए वो कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा लेगा, उसके बदले में हमको यांत्रिक ऊर्जा देगा। तो क्या होता है, वो विद्युत मोटर होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए, स्विच लगाए जाते हैं, जो स्विच होते हैं घरों में लगाए जाते हैं, वो किस में लगाए जाते हैं। ए ऑप्शन है ठंडे तार में, बी ऑप्शन है गर्म तार में, सी ऑप्शन है भू योजित तार में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। यहाँ पे देखिए जो स्विच होता है वो किस तार में लगाया जाता है, किस तार में लगाना सबसे बढ़िया होता है। तो यहाँ पे देखिए जो गर्म तार होता है उसमें क्या किया जाता है, स्विच लगाया जाता है और गर्म तार में ही हमेशा स्विच लगाना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। अम्ल का पीएच मान होता है। यहाँ पे बताना है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7 से कम, बी ऑप्शन है 7 से अधिक, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है यहाँ पे 14। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग पीएच स्केल समझ लीजिए। पीएच स्केल होता है ये, तो पीएच स्केल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किससे प्राप्त होता है। तो पीएच स्केल लाइकेन से प्राप्त होता है। और पीएच स्केल पर कितना से कितना अंकित होता है, तो यहाँ पे देखिए 0 से लेके यहाँ पे 14 तक अंकित रहता है। और बीच में यहाँ पे जो 7 होता है वो उदासीन होता है। ये भी आता है प्रश्न कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो वो 7 होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से लेके 7 के बीच में हो तो वो अम्लीय होगा, और 7 से लेके अगर 14 के बीच में हो तो वो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि कौन अम्लीय विलयन का यहाँ पे पीएच मान होगा। तो यहाँ पे देखिए जो अम्ल होगा उसका पीएच मान कहाँ से कहाँ, किसके किसके बीच में होगा, यानी 0 से 7 के बीच। यानी 7 से क्या होगा, कम होगा वो अम्लीय, और जो 7 से अधिक होगा वो क्या होगा, क्षारीय। तो यहाँ पे देखिए अम्ल का पूछ रहा है, तो अम्ल कितना होगा, यहाँ पे 7 से कम होगा पीएच मान उसका। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछता है क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से जो अधिक होता है वो क्षारीय होता है। तो 7 से अधिक ये वाला यहाँ पे हम लोग टिक लगाते अगर बोलता किसका, विलयन का पीएच मान क्षारीय है। और यहाँ पे देखिए अगर पूछता कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान यहाँ पे क्या होता है, 7 होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। यहाँ पे बताना है कि जो क्रायोलाइट है अयस्क, वो किस धातु का अयस्क है। ए ऑप्शन है यहाँ पे तांबा, बी ऑप्शन है यहाँ पे लोहा, सी ऑप्शन है यहाँ पे एल्यूमिनियम, और यहाँ पे डी ऑप्शन है मैग्नीज। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्रायोलाइट है वो किस धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का है। और जो हेमेटाइट मैग्नेटाइट होता है वो किसका अयस्क होता है, तो वो लोहाई का अयस्क होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कॉपर पायराइट किसका अयस्क होता है, तो कॉपर पायराइट तांबा का अयस्क होता है। यही 2-4 है जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है। यहाँ पे क्रायोलाइट है या बॉक्साइट है, वो किसका अयस्क होता है, तो एल्यूमिनियम का होता है। लोहे का हेमेटाइट मैग्नेटाइट होता है,
है और तांबा का क्या होता है, कॉपर पायराइड। तो ये आपको पता होना चाहिए, यही सब बातें आपके बोर्ड एग्जाम में, अगर इतना याद है तो आपका एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यहाँ पे बताना है कि किसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ए ऑप्शन है कवकों में, बी ऑप्शन है जंतुओं में, सी ऑप्शन है हरे पौधों में, डी ऑप्शन है परजीवियों में। तो यहाँ पे बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो किस में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। ए ऑप्शन है उद्दीपक, बी ऑप्शन है यहाँ पे पाचक रस, सी ऑप्शन है यहाँ पे हार्मोन, डी ऑप्शन है यहाँ पे आवेग। तो यहाँ पे बताना है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो जो हार्मोन होता है उसको हम लोग रासायनिक दूत कहते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो चिपको आंदोलन है वो उसका संबंध किससे है। ए ऑप्शन है वन संरक्षण, बी ऑप्शन है मृदा संरक्षण, सी ऑप्शन है जल संरक्षण, डी ऑप्शन है वृक्षारोपण। तो यहाँ पे बताना है कि जो चिपको आंदोलन है उसका संबंध किससे है। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे, वन संरक्षण यानी पेड़ों की कटाई की यहाँ पे रोकने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, यानी यहाँ पे वन संरक्षण यानी पेड़ों को बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो यहाँ पे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या होती है उसके बीच में क्या संबंध होती है। तो जो यहाँ पे फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी होती है, मान लीजिए यहाँ पे फोकस है और ये क्या है, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या। तो जो फोकस दूरी होती है यहाँ पे हो गया दर्पण। तो यहाँ पे देखिए जो ये फोकस दूरी किसे बोला जाता है, ये हो गया दर्पण से यहाँ तक होता है वो फोकस, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। और वक्रता त्रिज्या किसे बोलते हैं, तो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है और यहाँ से देखिए जो वक्रता त्रिज्या होता है उसके बीच की दूरी को हम लोग, वक्रता केंद्र होता है उसके बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या संबंध है। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या कर दिया है कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तिरछा तिरछी गुणा, यानी r में 1 से गुणा होगा तो r हो जाएगा और 2 में f से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे 2f हो जाएगा। तो यहाँ पे r बराबर 2f आपको ये भी पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो फोकस दूरी होती है ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो ये पता चले रहेगा आपको, तो आप इसमें से कोई भी समीकरण निकाल के ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए r पहले लिखा है तो हम लोग r का मान निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि r बराबर 2f, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर देखिए निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आपतन कोण, बी ऑप्शन है परावर्तन कोण, सी ऑप्शन है निर्गत कोण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए निर्गत कोण, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच, तो यहाँ पे देखिए ये आपतित किरण हुई और दर्पण से टकरा के निर्गत हो गई और ये बीच में यहाँ पे देखिए अभिलंब। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो निर्गत किरण है ये और यहाँ पे देखिए ये अभिलंब, इसके बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे निर्गत किरण या परावर्तन किरण, परावर्तित किरण भी बोलते हैं। तो निर्गत किरण और यहाँ पे देखिए अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। और आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अगर आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये देखते हैं 11 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे लेंस की क्षमता निकालना है जिसकी फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है, 1 मीटर है। तो यहाँ पे देखिए क्षमता निकालने के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, P बराबर यहाँ पे क्या होता है 1/f, और ये किस में होना चाहिए, जो फोकस दूरी होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे जो फोकस दूरी है वो किस में दिया है, यहाँ पे मीटर में दिया है 1 मीटर। तो हमको कोई भी चेंज नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पे देखिए P1 और यहाँ पे देखिए फोकस दूरी कितना दिया है, 1 ही मीटर दिया है, तो यहाँ पे रख देंगे 1। तो यहाँ पे देखिए
P1/1 यानी कितना हो गया, एक यहाँ पे क्या हो गया, डायोप्टर हो गया। यानी जो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगा, एक ही डायोप्टर होगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर रहता तो हमको क्या करना पड़ता, सबसे पहले मीटर में चेंज करना पड़ता, उसके बाद यहाँ पे रख के मान निकालना पड़ता। लेकिन यहाँ पे मीटर में दिया है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे रख के सिर्फ मान निकाल देंगे। यानी एक डायोप्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। काफी महत्वपूर्ण है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ए ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। तो सामान्य दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, यानी स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 25 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे जब अधिकतम दूरी की बात करें तो अधिकतम दूरी कितना होता है, अनंत होता है। तो ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि दोष, बी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है अबिंदुकता, डी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष। तो यहाँ पे बताना कि किस दृष्टि दोष के निवारण यानी उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष में हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग होता है और दूर दृष्टि दोष में हमेशा किसका प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अवतल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष में होगा, तो इसका प्रयोग होगा निकट दृष्टि दोष में। यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। ये आ गया फिर कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष में यहाँ पे किस लेंस का प्रयोग होगा, यहाँ पे तो यहाँ पे फिर से वही प्रश्न आ गया कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे बस उल्टा करके दे दिया है। यहाँ पे दिया है कि किस दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होगा, तो निकट दृष्टि दोष में। यहाँ पे बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग होगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, 1 वोल्ट कहलाता है। ए ऑप्शन है 1 जूल प्रति सेकंड, बी ऑप्शन है 1 जूल प्रति कूलम, सी ऑप्शन है 1 जूल प्रति एम्पियर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ पे 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है, 1 जूल प्रति कूलम को यहाँ पे क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, आम मीटर जिसे हम लोग ए मीटर भी कहते हैं, आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ए ऑप्शन है श्रेणी क्रम, बी ऑप्शन है पार्श्वबद्ध यानी समानांतर क्रम, सी ऑप्शन है यहाँ पे ए बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे आम मीटर होता है उसको विद्युत परिपथ में हम कैसे जोड़ते हैं, तो उसको यहाँ पे हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अभी आगे हम आपको बता भी चुके हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यहाँ पे बताना है कि कौन है जो विद्युत शक्ति को यहाँ पे निरूपित नहीं करता है। तो यहाँ पे भी आई ये क्या करता है, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, 1 कूलम तुल्य होता है। जो 1 कूलम होता है वो किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1 जूल एम्पियर, बी ऑप्शन है यहाँ पे 1 एम्पियर सेकेंड, सी ऑप्शन है यहाँ पे 1 एम्पियर 1 सेकेंड, यहाँ पे देखिए 1 जूल प्रति सेकंड। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और आपके लिए नया भी है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पे देखिए 1 कूलम तुल्य किसके बराबर होता है, तो 1 एम्पियर सेकंड के बराबर होता है। यहाँ पे एम्पियर सेकंड के ये क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एम्पियर प्रति सेकंड होता है। तो ये आप टिक लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। 1 कूलम किसके बराबर होता है, तो एम्पियर और सेकंड के बराबर होता है। एम्पियर इंटू सेकंड के ये क्या होता है, बराबर होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है। यहाँ पे बताना है जो किलोवाट घंटा है वो किसका मात्रक है। ए ऑप्शन है विद्युत शक्ति का, बी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का, सी ऑप्शन है धारा का, डी ऑप्शन है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है
कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा ये किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, एक विद्युत यूनिट बराबर होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होता है। एक ऑप्शन है यहाँ पे 1 वाट घंटा, बी ऑप्शन है 1 किलोवाट घंटा के, सी ऑप्शन है 1 जूल के, डी ऑप्शन है यहाँ पे 4.2 जूल के। काफी महत्वपूर्ण है ये 20 नंबर प्रश्न कि एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा के ये क्या होता है, बराबर होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। इसमें से बताना है कि कौन जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है लकड़ी, सी ऑप्शन है गोबर गैस, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे बताना है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है। तो सबसे पहले आपको जीवाश्म ईंधन पता होना चाहिए। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जो जीवों के मृत शरीर से जो पृथ्वी के अंदर दब के बनते हैं उसे हम लोग जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे कोयला हो गया, ये क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है, गोबर जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी यहाँ पे जो कोयला है वो एक क्या है, जीवाश्म ईंधन है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, गोबर गैस एक प्रकार की है। यहाँ पे बताना है कि गोबर गैस क्या है। ए ऑप्शन है एक प्राकृतिक गैस है, बी ऑप्शन है एक बायोगैस है, सी ऑप्शन है लकड़ी है, डी ऑप्शन है चूल्हा है। तो यहाँ पे जो एक गोबर गैस है वो एक क्या है, तो गोबर गैस एक बायोगैस है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है, तो मीथेन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और गोबर गैस किससे बनता है, तो गोबर से बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है, बायोगैस जिसे हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं, बायोगैस का उत्पादक होता है। ए ऑप्शन है गोबर से, बी ऑप्शन है लकड़ी से, सी ऑप्शन है कोयला से, डी ऑप्शन है इनमें से नहीं। यहाँ पे बताना है कि बायोगैस का उत्पादन होता है। तो बायोगैस किससे बनता है, तो बायोगैस किससे बनता है, तो गोबर से बनता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है। और ये जो प्राकृतिक गैस होता है, ये प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो ये होता है ब्यूटेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है और गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। ये भी प्रश्न पूछता है, तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, साथ में याद होना चाहिए। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन उत्पादक लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है O2, बी ऑप्शन है NO2, सी ऑप्शन है यहाँ पे NO2 और N2, डी ऑप्शन है यहाँ पे NO2 और O2। तो यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न है, कौन सा उत्पादक लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो NO2 और O2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन, यह क्या होता है, हमको मिलता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है। यहाँ पे बताना है कि कौन एक फॉर्मूला है जो यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखिए जो NO2CO3 × 10H2O होता है, ये सही जवाब है यहाँ पे, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है यहाँ पे जो धोने का सोडा होता है, जिसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, उसका ये रासायनिक सूत्र होता है NO2CO3 × 10H2O। ये क्या है, एक धोने का सोडा है, यही इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे सही होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, लोहे से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। लोहे को, अगर लोहे पर हम जिंक की परत से लेपित कर दें तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है संक्षारण, बी ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, सी ऑप्शन है पानी चढ़ाना, डी ऑप्शन है विद्युत अपघटन। तो लोहे से जिंक पर लेपित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे गैल्वेनीकरण कहते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और गैल्वेनीकरण क्यों किया जाता है लोहे पे, कि लोहे को जंग ना लगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है, 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। यहाँ पे बताना है कि कौन है जो एक गंधीय सूचक नहीं है यहाँ पे। तो ए ऑप्शन है यहाँ पे वेनिला, बी ऑप्शन है यहाँ पे प्याज, सी ऑप्शन है शकरकंद, डी ऑप्शन है यहाँ पे लौंग का तेल। तो यहाँ पे देखिए कौन एक गंधीय सूचक नहीं है, तो जो एक शकरकंद होता है वो एक गंधीय सूचक नहीं होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से द्विक्षारकीय अम्ल है। यहाँ पे बताना है कि कौन इनमें से द्विक्षारकीय अम्ल है। ए ऑप्शन है HCl, बी ऑप्शन है यहाँ पे H3PO4, सी ऑप्शन है HNO3, डी ऑप्शन है H2SO4। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है।
तो जो H2SO4 होता है तो ये क्या होता है यहाँ पे द्विक्षारकीय अम्ल होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए पोटास एलम होता है। जो पोटास एलम होता है वो क्या होता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे एक साधारण लवण, बी ऑप्शन है एक मिश्रित लवण, सी ऑप्शन है एक अम्लीय लवण, डी ऑप्शन है एक द्विक लवण। तो यहाँ पे बताना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो पोटास एलम होता है वो क्या होता है, तो वो एक द्विक लवण होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो जो प्रश्न आपको इसमें से याद नहीं है उसे क्या कर लीजिए, नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिए, ताकि वैसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में दिखे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और उसे आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग बना सकें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल लवण है? इसमें से पहचानना है कि कौन एक प्रबल लवण है। ए ऑप्शन है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन है CaCl2, बी ऑप्शन है यहाँ पे यहाँ पे सी ऑप्शन है BaSO4, डी ऑप्शन है यहाँ पे LiCl। तो यहाँ पे बताना है कि कौन एक प्रबल लवण है। तो यहाँ पे देखिए जो NaCl है यानी जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या है, एक प्रबल लवण है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? यहाँ पे बताना है कि कौन है जो एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। ए ऑप्शन है CH3COOH, बी ऑप्शन है यहाँ पे H3PO4, सी ऑप्शन है यहाँ पे CH3CH2COOH, डी ऑप्शन है ZNO। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो H3PO4 होता है वो एक से अधिक लवण बनाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। 1 बिलियन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग प्राणित कर देता है, यानी लाल रंग में बदल देता है। यहाँ पे देखिए कोई अगर नीला लिटमस पत्र है उसे क्या कर रहा है, 1 बिलियन की लाल कर दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नीले लिटमस पत्र को अगर कोई लाल कर रहा है तो वो क्या है, बिलियन अम्ल है। तो यह बिलियन का पीएच मान क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे बोल रहा है कि नीले लिटमस पत्र को 1 बिलियन क्या कर दे रहा है, लाल कर दे रहा है, यानी वो अम्ल है। तो उसका आपको पीएच मान बताना है। तो अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, यानी आपका जो भी आंसर होगा वो 7 से कम होगा। तो यहाँ पे देखिए 8, 10, 12 और यहाँ पे 6, तो 7 से कौन कम है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इसमें ए ऑप्शन है सहसंयोजक बंधन, बी ऑप्शन है यहाँ पे 7 सहसंयोजक बंधन, बी ऑप्शन है यहाँ पे 8 सहसंयोजक बंधन है, डी ऑप्शन है यहाँ पे 9 सहसंयोजक बंधन है। तो यहाँ पे देखिए एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें 7 सहसंयोजक बंधन है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है, सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है? इसमें से पहचानना है कि सबसे कठोरतम यानी सबसे मजबूत पदार्थ इसमें से कौन है। ए ऑप्शन है पत्थर, बी ऑप्शन है हीरा, सी ऑप्शन है कार्बन, डी ऑप्शन है यहाँ पे ऑक्सीजन। तो सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है, तो हीरा है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है, अक्रिय तत्व कौन सा है? इसमें से अक्रिय तत्व पहचानना है, जो किसी से अभिक्रिया न करता हो वैसे तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिय तत्व बोलते हैं। ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है हीलियम, सी ऑप्शन है यहाँ पे सोना, डी ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रोजन। तो अक्रिय तत्व तो इसमें से पहचानना है कौन है, तो जो हीलियम होता है वो एक अक्रिय तत्व होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए यहाँ पे 36 नंबर, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? जो मीथेन होता है CH4 उसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है यहाँ पे 8। तो मीथेन के कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन के यहाँ पे 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। यहाँ पे बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार है, यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले जी ने बनाया। ये भी प्रश्न आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मोसले ने बनाया। तो जब मोसले ने बनाया तो उसमें जो तत्वों को रखा गया वो किस आधार पर रखा गया? ए ऑप्शन है परमाणु आयतन के आधार पे, बी ऑप्शन है यहाँ पे परमाणु घनत्व के आधार पे, सी ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, डी ऑप्शन यहाँ पे परमाणु संख्या के आधार पे। तो किस आधार पे रखा गया उसमें पदार्थों को? तो यहाँ पे देखिए
तत्वों को रखा गया है, तो वो परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ए ऑप्शन है 2:1, बी ऑप्शन है 1:2, सी ऑप्शन है 1:3, डी ऑप्शन है 3:1। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे अमोनिया होता है उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है, तो 1:3 यहाँ पे 3 होता है। जो नाइट्रोजन होता है वो 1 होता है और हाइड्रोजन उसमें कितना होता है, 3 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग उत्पन्न हो जाएगा। ए ऑप्शन है उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, बी ऑप्शन है यहाँ पे मधुमेह यानी शुगर, सी ऑप्शन है यहाँ पे घेंघा, डी ऑप्शन है यहाँ पे बौनापन। तो यहाँ पे देखिए जो इंसुलिन होता है वो शुगर को यहाँ पे पाचन करता है, और यही इंसुलिन जब कम हो जाता है तो यहाँ पे शुगर की शरीर में मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम लोग को शुगर हो जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मधुमेह यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो इंसुलिन नामक हार्मोन होता है अगर उसकी शरीर में कमी हो जाए तो हम लोग को मधुमेह नामक रोग हो जाएगा, जिसे हम लोग शुगर भी बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। जो वाष्पोत्सर्जन है वो यहाँ पे बताना है कि कैसी प्रक्रिया है। ए ऑप्शन है शारीरिक, बी ऑप्शन है भौतिक, सी ऑप्शन है रासायनिक, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्राकृतिक। तो देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, यहाँ पे जो जल होता है वो वाष्प में बदल जाता है, फिर वाष्प किस में बदल जाता है, जल में बदल जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, भौतिक यहाँ पे प्रतिक्रिया बोला जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया है, तो भौतिक प्रक्रिया है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। इसमें से हार्मोन दिया गया है, इसमें से पहचानना है कि कौन पादप हार्मोन है। तो यहाँ पे देखिए इंसुलिन, यहाँ पे थायरोक्सिन, सी ऑप्शन यहाँ पे एंड्रोजन, डी ऑप्शन यहाँ पे साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे देखिए जो साइटोकाइनिन है ये क्या है, एक पादप हार्मोन है, और बाकी ये सब मनुष्यों में पाया जाने वाला हार्मोन है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो साइटोकाइनिन है ये एक पादप हार्मोन है, यही एक हार्मोन है जो पादप में पाया जाता है, बाकी तीनों ये मनुष्यों में पाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न 42 नंबर देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। 42 नंबर प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है ध्रुमिका, बी ऑप्शन है सिनेटिक दरार यानी सिनेप्स, सी ऑप्शन है एक्सॉन, डी ऑप्शन है यहाँ पे आवेग। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली जो स्थान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे सिनेप्टिक दरार बोलते हैं या सिनेप्स बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 43 नंबर प्रश्न है। 43 नंबर प्रश्न में निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मादा जनन तंत्र का इसमें से कौन भाग नहीं है। ए ऑप्शन है अंडाशय, तो बिल्कुल ये मादा जनन तंत्र है। बी ऑप्शन है गर्भाशय, तो ये भी यहाँ पे मानव मादा जनन तंत्र है, ये भी औरतों में पाया जाता है, महिलाओं में। ये भी अंडाशय महिलाओं में पाया जाता है। डिम्ब वाहिनियां भी किस में पाया जाता है, मादा यानी महिलाओं में पाया जाता है। लेकिन जो शुक्र वाहिनियां होती हैं, जो शुक्राणु होते हैं, वो केवल पुरुषों में पाए जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है, ये शुक्रवाहिका है, ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये पुरुष जनतंत्र का भाग है, शुक्रवाहिका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न पराग कोश में होते हैं। यहाँ पे बताना है कि पराग कोश में क्या होते हैं। ए ऑप्शन है बाह्य दल, बी ऑप्शन है अंडाशय, सी ऑप्शन है अंडप, डी ऑप्शन है यहाँ पे परागकण। तो यहाँ पे बताना है कि पराग कोश में क्या होते हैं। तो पराग कोश में हमेशा क्या होते हैं, परागकण होते हैं, और ये परीक्षा के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है, तो आपको पता होना चाहिए। और जितने भी प्रश्न हम आपको करवाए हैं वो काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अगर आपने एक भी प्रश्न अगर छोड़ दिया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे प्लीज आप लोग लिख के याद कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न। आइए देखते हैं 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा। काफी महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है डार्विन, बी ऑप्शन है ओपेरिन, सी ऑप्शन है लैमार्क, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक है वो किसने लिखा है। काफी ही महत्वपूर्ण है।
आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखना है क्या पूछा है, जोड़ा में पूछा है कि संख्या में पूछा है। तो मनुष्यों में कितने जोड़े यहाँ पे पूछा है गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पे 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर संख्या में पूछता तो यहाँ पे 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए जो मनुष्यों में जो गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं, और जो स्त्री में गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं। तो ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? यहाँ पे पहचानना है कि कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। ए ऑप्शन है यहाँ पे घास, घास को खाएगी बकरी, बकरी को किसे खाएगा? शेर। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन है शैवाल, शैवाल को खाएगा जलीय कीट, और जलीय कीट को कौन खाएगी? मछली। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन है घास, घास को जलीय कीट, जलीय कीट को मछली, मछली को यहाँ पे मनुष्य। यहाँ पे देखिए घास, घास को फिर कौन खाएगी? मछली, मछली को कौन खाएगा? मनुष्य। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो शैवाल होता है वो जल में होता है, घास तो यहाँ पे जो घास जल में नहीं होता है, यहाँ पे शैवाल होता है। जो शैवाल होता है उसको कौन खाएगा? यहाँ पे जलीय कीट खाएगा, और जलीय कीट को कौन खाएगी? मछली खाएगी। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आहार श्रृंखला है, जो बिल्कुल यहाँ पे सही है। आइए देखते हैं 48 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसमें से कौन है जिसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ए ऑप्शन है यहाँ पे हरे पौधे, बी ऑप्शन है यहाँ पे नील हरित शैवाल, बी ऑप्शन है जंगली जानवर, सी ऑप्शन है यहाँ पे फूल और पत्ते। तो यहाँ पे देखिए उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखा जाता है? तो नील हरित शैवाल को उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ऐसे लाइक का बटन है, आप लोग प्लीज उसे दबा के लाइक कर दीजिए। दूध से दही बनना कैसी रासायनिक अभिक्रिया? यहाँ पे बताना है कि दूध से दही जब बनता है तो कैसी रासायनिक अभिक्रिया? ए ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, बी ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको ए बी सी ऐसे करके नहीं लिखना है, पूरा नाम लिखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज एक बार फिर से बोल रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइए। और यहाँ पे देखिए अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय।